नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में 8 से 13 जुलाई तक उस बड़ी खबर की। जी हां, पहले तस्वीर आप देख रहे हैं। 4 बड़ी खबरें जहां आरएसएस के बड़े नेता चित्रकूट में जुटेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बैठक में साल 2023 के चुनाव को लेकर मंथन होगा। इधर मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में राहत दी गई है। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और चौथी तस्वीर, ग्वालियर में अजीत ने हौसलों की उड़ान भरी है। टोक्यो पैरालंपिक में अजीत का चयन हुआ है। ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त की, और इन्हीं के साथ कुछ और बड़ी खबरें होंगी जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें अज्ञानी कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अज्ञान को समाप्त करने के लिए वैक्सीन का कोई डोज होता ही नहीं है। सब देख रहे हैं कि देश में रोज कितनी वैक्सीन लग रही है। उसके बाद भी अगर ऐसी बात करते हैं तो यह अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है। अब अज्ञान को समाप्त करने की कोई वैक्सीन का डोज तो होता नहीं है। और रोज देश में देख रहे हैं हम कितनी वैक्सीन लग रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी बात अगर करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार की ओर से सीहोर में बनने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च और ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए बन रहे खेल परिसर के लिए प्रदेश के लिए अनूठी सौगात दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय है। केंद्र सरकार का भी इस दिशा में भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ मंत्रालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि सीहोर में 189 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन ने 25 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है। वहीं ग्वालियर में 170 करोड़ की लागत से बन रहे खेल परिसर के लिए राज्य सरकार ने 34 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को इंदौर के दौरे पर रहेंगे। वो यहां दोपहर 1:45 पर पहुंचेंगे। सीएम सबसे पहले जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के साथ कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद पीसी सेठी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। पीसी सेठी अस्पताल को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है। यहां बेड की संख्या 250 तक की जा रही है, जो कि बच्चों और महिलाओं के लिए रहेगा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन में नंबर 1 बन रहे इंदौर को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में लोगों का सम्मान उन्होंने करेंगे। कल मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पीसी सेठी अस्पताल का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी कल इसका मुआवना करेंगे। जल्द से जल्द ये अस्पताल रेडी हो जाए और क्या बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है उसकी चिंता करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ से फिर अभय प्रशाल में उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अच्छी सेवा की है समाज की, देश की, उनका सम्मान करेंगे। और मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस अब जिले से लेकर वार्ड स्तर तक वॉलंटियर तैयार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधांशु मित्तल ने भोपाल में जिला प्रभारियों और मंडल प्रभारियों की बैठक ली है, जिसमें तय किया गया कि कांग्रेस कोरोना पीड़ित परिवार के घर पर उन्हें मिली सरकारी सहायता का ऑडिट करवाएगी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सरकार ने कोरोना में आंकड़ों को छुपाया। ऐसे में कांग्रेस के वॉलंटियर मृतकों के घर जाकर सही आंकड़े भी जुटाएंगे। कांग्रेस ने इसके साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रभारी बनाए अलग अलग जिलों में प्रभारी रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं उस इलाके के, उन सब की अलग अलग जिलों की बैठक लेके दिशा निर्देश दे रहे हैं कि टाइम लाइन के अंतर्गत आपको ये बना के देना। मध्य प्रदेश में सत्ता और बीजेपी संगठन का फीडबैक लेने के लिए एक बार फिर संघ के बड़े नेता मध्य प्रदेश के प्रवास पर आने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यसूची में मध्य प्रदेश इस समय सबसे ऊपर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 जुलाई को चित्रकूट पहुंचेंगे। वो 6 दिन तक यानी 13 जुलाई तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को संघ के सर कार्यवाहक
दत्तात्रेय होसबोले भोपाल पहुंच रहे हैं। संघ के शीर्ष नेतृत्व का लगातार मध्य प्रदेश प्रवास ये संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर संघ बड़ी कार्य योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहा है। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस यात्रा को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले मध्य प्रदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में लोगों से फीडबैक भी लेंगे। और मध्य प्रदेश में सरकार ने विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। यह बढ़ोतरी केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की गई है। कोरोना महामारी के कारण बनी स्थिति को देखते हुए कई विधायकों ने स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने की मांग की है। अब योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। विधायकों को बढ़ी हुई राशि विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के 1,85,00,000 रुपए से कम करके दी जाएगी। विधायक इस राशि से किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 10,000 रुपए और किसी संस्था को 20,000 रुपए ही दे सकेंगे। इसके पहले भी इसकी अधिकतम सीमा यही थी। कोरोना काल में विधायकों ने इसे बड़ी राहत माना है। प्रदेश के ज्यादातर विधायकों ने सरकार से स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने की मांग की थी। और देवास के नेमावर में आदिवासी परिवार की जघन्य हत्या के मामले में आज पुलिस ने प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। खुद कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह नेमावर पहुंचे। इस मामले में अन्य आरोपियों के भी अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी चल रही है। मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह ने 4,000 स्क्वायर फीट में मकान और दुकान का अवैध निर्माण किया था, जिसे प्रशासन ने ढहा दिया है। इधर झाबुआ से विधायक कांतिलाल भूरिया आज नेमावर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 4 जुलाई को आदिवासी नेता और मनावर विधायक हीरालाल अलावा भी नेमावर आएंगे और जैस के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सभी अपराधियों के हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। उनके जहां भी यहाँ भी अन्य जिलों में जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है वो सभी खंगाला गया। उनके ऊपर और भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जहां जहां आवश्यक है उनकी सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी ली जा रही है। यदि कोई अवैध है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सरकारी योजनाएं शुरू हो, बड़े जोर शोर से शुरू हो, लेकिन उनमें से ज्यादातर का हाल क्या होता है ये सभी जानते हैं। अमृत योजना भी कुछ इसी तरह है। यह महत्वाकांक्षी योजना ग्वालियर में आकर गड्ढे में नजर आती है। इस योजना के लिए यहां पिछले 5 साल में सिर्फ गड्ढे ही खोदे गए। 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन काम की रफ्तार आप जरा खुद देखिए। यह है ग्वालियर शहर की सड़कें जो अमृत योजना के नाम पर खोदी जा रही हैं। ये सिलसिला कोई 1-2 महीने का नहीं बल्कि 4-5 साल से जारी है, लेकिन अभी तक योजना का काम पूरा नहीं हुआ। हालात यह है कि शहर के कई इलाके खुदे पड़े हैं, जिससे अमृत मिशन योजना सवालों के घेरे में आ गई है और बीजेपी सांसद खुद सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अमृत मिशन योजना से जुड़ी हुई कई शिकायतें ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के पास हैं। वहीं जांच एजेंसियों को निगम का अमला सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, मेरा तो यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरह से अमृत के बारे में तरह तरह की बातें मीडिया में उछाली जा रही हैं और दुर्भाग्य है कि नगर निगम के जिम्मेदार लोग उसको उछाल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इनको किस तरह अपन क्रियान्वयन करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज तो केवल अमृत के नाम से गड्ढे खुदे हैं तो भर नहीं रहे, लोग गिर रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। योजना में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर अधीक्षण यंत्री RLS मौर्य निगम आयुक्त से लेकर ENC और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं। वहीं जांच के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अधीक्षण यंत्री 2 बार PDMC को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन घोटाला उजागर होने के डर से अधिकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रहे, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देखो, नगर निगम में समय समय पर घोटाले होते रहते हैं। जो उसी घोटाले का एक क्रम है, उसी क्रम में जो एक दूसरा घोटाला अमृत के नाम पर हो रहा है। रोड खुदाई हो रही है, लाइनें डल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये लाइनें कहाँ जाएंगी, किसी को इससे ना पानी मिलने वाला है, ना भी ज्वाइंट हुआ, ना टंकियों की कोई स्थिति पता लग रही। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमृत योजना क्या है और इसमें भ्रष्टाचार कैसे किया जा रहा है। ग्वालियर जिले में 800 करोड़ रुपए के तहत काम शुरू किया गया। जिले में 765 किलोमीटर पाइपलाइन बिछानी है, सौंदर्यीकरण और बस सेवा में इसका उपयोग करना है, लेकिन कोई अधिकारी योजना की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। ठेकेदारों को मनमाने तरीके से काम दिया जा रहा है। काम की गुणवत्ता भी ठीक नहीं हो पा रही, जबकि समय से पहले भुगतान कर दिया गया है। बहरहाल अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश के 34 शहरों में
पानी, सीवेज, ड्रेनेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की योजना तैयार की थी, लेकिन अब इस योजना पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। नासिर कौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। गृह विभाग ने आदेश जारी कर नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा कम कर दी है। अब तक नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू होता था। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू में आने से सरकार बाजारों को अनलॉक कर रही है। 1 जून से कई चरणों में रियायतें दी जा रही है। इससे बाजार, होटल, रेस्टोरेंट बाकी निर्धारित समय तक खोले जा रहे हैं। 15 जून को सरकार ने नाइट कर्फ्यू की अवधि घटाकर रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर दी थी। इसके बाद अब फिर से 1 घंटा कम किया गया है। और हनी ट्रैप मामले में महिला आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका की जमानत याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल आरोपी पक्ष की ओर से वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने तीनों आरोपियों की जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी। इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आरोपी पक्ष की ओर से दलील रखते हुए वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने जमानत याचिका में बहस के दौरान अपना पक्ष रखा। कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को ट्रायल पर रखा है और साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस दौरान कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किए गए, इसलिए आरोपियों को जमानत याचिका मिलना चाहिए। वहीं अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों के जमानत पर बाहर आने से केस पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। और इधर मुरैना में रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। देवगढ़ के घोड़ा चंबल गांव में पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 1000 से ज्यादा ट्रॉली अवैध रेत की जब्त की है और नष्ट किया। साथ ही रेत को खेतों में डंप करने वाले 10 नामजद और 15 अज्ञात महिला और पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रेत माफियाओं ने चंबल नदी से रेत निकालकर डंप कर रखी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने रेत को नष्ट किया। वहीं इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। 8-9 लोग नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं, जिनके नाम से जो है ज़मीन थी और रिकॉर्ड में उसके आधार पर उन्होंने फॉरेस्ट विभाग ने हमको एक आवेदन दिया था। उस पर प्रकरण में पंजीबद्ध किया गया है, FIR की गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ महिलाओं के भी नाम शामिल हैं, वो क्या है क्या नहीं है, उनके कौन पर्दे के पीछे है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। उधर डिंडोरी के चांदपुर ओपन कैब में भंडारण का किया धान लापरवाही के चलते बारिश में भीगकर खराब हो गया है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कैसे सीलन के चलते अंकुरित धान पौधों में बदल रहा है। धान की कई बोरियां सड़कर बर्बाद हो चुकी है। बावजूद इसके खराब हुई धान की बोरियों को स्टॉक से अलग नहीं किया जा रहा है। लापरवाही उजागर होने के बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग डिंडोरी के प्रबंधक गलती स्वीकारने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आए। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब भीगे धान को धूप दिखाने के लिए तिरपाल हटाई गई थी। स्थानीय लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। धान उसमें खराब नहीं हुई है, थोड़ी बहुत जो है यानी वाष्पीकरण से और कवर अबर थोड़े खचक जाने से जो है थोड़ा बहुत हल्का जो है किसी स्टॉकों में हो सकता है। और ये जो परिवहन नहीं हो पाने के कारण वो थोड़ी सी लेट हो गया था और बरसात ज़्यादा हो गई रही, इस चक्कर में थोड़ी खराब हो गया रहा। तो जो भींगा है इसमें ज़्यादा नहीं भींगे, कोनर में से चार बोरी में हल्का से पानी कमी तिरपाल जो फटा रहा है उसमें हल्का से पड़ गया है। राजधानी रायपुर में अपने ही पैसे वापस मांगना एक कारोबारी को इतना महंगा पड़ा कि इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। फाइनेंस कारोबारी अजय संचेती पंडरी कपड़ा मार्केट में स्थित MM साड़ी के संचालकों को 10 लाख रुपए उन्होंने दिए थे। उन्होंने बताया कि जब वो पैसा मांगने वापस गए तो दुकान संचालकों ने उनके साथ मारपीट की। कारोबारी ने इसकी लिखित शिकायत थाने में की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ऐसे और भी कई लोगों से करोड़ों रुपए ले रखा है। यह है फाइनेंस कारोबारी अजय संचेती, जिन्होंने 5 साल पहले 10 लाख रुपए MM साड़ी के संचालक प्रमोद धारीवाल को दिए थे। प्रमोद धारीवाल की मौत हो जाने के बाद कारोबारी अजय संचेती कई बार अपने पैसे मांगने पंडरी स्थित MM साड़ी के नए संचालकों के पास गए। कई बार पैसे देने का समय देकर उन्हें लौटा दिया गया। कल एक बार फिर
जब कारोबारी अजय संचेती अपना पैसा मांगने पहुंचे तो बंटी, निशांत और अभिषेक धारीवाल ने उनके साथ जमकर मारपीट की। पिटाई से अजय संचेती को काफी अंदरूनी चोटें आईं। साथ ही संचालक निशांत धारीवाल के बड़े पिता महेंद्र धारीवाल ने दुकान पर दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि कारोबारी अजय संचेती महिला कांग्रेस के सचिव अपर्णा संचेती के देवर हैं। 10 लाख रुपए का मेरा पेपर था, जिसका मैं काफ़ी समय से रुका हुआ था कि मिल जाएगा करके बार बार बोला गया था, लेकिन नहीं दे गया। देते करके समय खींचा गया और फिर मैं बंटी धारीवाल, निशांत धारीवाल, सचिन धारीवाल, अभिषेक धारीवाल, किशोर राव, ये सब मिलकर घेर लिए और मुझे मारा गया। इतना दर्द है, आज भी मैं न बोल पा रहा हूँ न खा पा रहा हूँ। कान के पास में और दांत में बहुत जम के लगा हुआ है। कल मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी लिया हूँ और मुझे जान से मारने की धमकी भी किसके द्वारा दी? महेंद्र कुमार जी के द्वारा दी गई। कारोबारी अजय संचेती ने इसकी लिखित शिकायत देवेंद्र नगर थाने में की है, जिस पर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। इस पूरे मामले पर जांच की कछुए की रफ्तार से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब शाम को कल ये इनके द्वारा आवेदन दी गई है, तो वस्तुस्थिति की जांच करके फिर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये कहना गलत है। मैं सेटलमेंट कराना गया था, मैं सूचना पे गया था कि कोई दुकानदारों के बीच विवाद हो रहा है करके फ़ोन से आया था मेरे अधिकारियों से। फिलहाल कारोबारी अजय संचेती काफी डरे हुए हैं और न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।